गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एनटीपीसी सीबीटी 2 की नेक्स्ट सीरीज हम लेके आए हैं। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ, पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिएगा। निम्न में से किसमें परिवर्तन नहीं होता जब एक वस्तु एक असमान वेग के साथ चलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब उसका वेग समान नहीं है, तो किसमें चेंज नहीं आएगा? तो देखो, जब वस्तु है वो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है उसकी, है ना, एक समान वेग नहीं है, तो हो सकता है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। वेग वेलोसिटी तो बिल्कुल चेंज होगी, पोजीशन भी चेंज होगी, और क्या चेंज नहीं होगा? उसका मास या द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, चाहे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो चाहे कम हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए नहीं लगाया जाए, हमेशा मास है द्रव्यमान है वो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइटोसिस का एक चरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ माइटोसिस। जब सेल डिवीजन करती है तो तीन तरीके से डिवीजन करती है वो। एक तो असूत्री करती है, एक समसूत्री करती है, एक अर्धसूत्री करती है। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, तीन प्रकार से डिवीजन करती है। ठीक है, जो माइटोसिस जो डिवीजन होता है, जो माइटोसिस जिसको हिंदी में समसूत्री विभाजन कहा जाता है, क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहा जाता है इसको। इसमें 5 फेज होती है। ठीक है, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज होती है, और एक साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, जिनमें से कौन सी नहीं पूछा है तो इंटरफेज है वो, कोई फेज नहीं होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था? मतलब जिस टाइम चार्ल्स डार्विन आए थे ना, उस टाइम की बात है, जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पे पहुंचता जिसपे डार्विन पहुंचे। हु वाज चार्ल्स डार्विन contemporary who reached the same conclusion in terms of biodevelopment। तो इनके टाइम के, देखो लैमार्क है वो तो डार्विन से क्या पहले आ चुके थे, है ना। इनके टाइम के जो थे, इनके समकालीन जो थे वो थे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, और उसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे जिन पर डार्विन पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है। वो सूचना है, इंफॉर्मेशन आपके लिए, एसएससी, बैंक और रेलवे का न्यू बैच है, वो 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है वो तीनों क्लासेज का ही 9 AM से होगा। तो ऑफलाइन बैचेज, न्यू सेपरेट बैचेज आपको मिलेगा 21 फेब को, आप याद रखिएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? रेगुलर क्लासेज मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की, पूरा स्टडी मटेरियल, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है हिंदी में, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। डेली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है विद सॉल्यूशन क्लासेज। वीकली टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, और डाउट सेशन और काउंसलिंग सेशन भी आपको दिया जाता है। सेपरेट बुकलेट अप टू मेंस लेवल की, मतलब एसएससी की अलग है स्टडी मटेरियल, रेलवे का आपको अलग से मिलेगा, और बैंकिंग का आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, और हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी के द्वारा आपको ये पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा, 21 फेब को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और जिस भी स्टूडेंट को ज़रूरी है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक बार ऑफिस तक आप ज़रूर पहुंचिएगा। थैंक यू। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? मेल मॉस्किटो टेक देयर फूड फ्रॉम विच। ठीक है, मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? तो कहाँ से लेंगे भाई? वो प्लांट जूस या पादपों के रस से अपना भोजन बनाया करते हैं। इसमें तो ऐसा कोई है नहीं कि मैं चारों ऑप्शन आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु, अकॉर्डिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, द गैस मॉलिक्यूल
ठीक है, पहले तो एक बात समझो, गैसों का अणुगति का जो सिद्धांत था ना, गतिक सिद्धांत, वो देने वाले थे मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने दिया था। ठीक है, तो ये जो गतिक सिद्धांत के अनुसार गैसेज के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये गति को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, स्टॉप द मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय बल है न्यूक्लियर फोर्स। देखो बेटा, एक चीज आपको बताऊं मैं, न्यूक्लियर फोर्स है जो नाभिकीय बल होता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो आपको हमेशा देखो लघु परासी आकर्षण दिया हुआ मतलब बहुत कम लगता है, ये लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एक बात को गांठ बांध लो कि नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की इसके अंदर नेचर पाया जाता है, प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में सैटेलाइट, सैटेलाइट इन वैक्यूम। निर्वात में सैटेलाइट क्या होगा? निर्वात में सैटेलाइट का क्या दिया हुआ है? सुदूर नियंत्रण द्वारा ऑर्बिट में रखा जाता है। ऑर्बिट इज प्लेस्ड बाय रिमोट कंट्रोल। नहीं भाई। दूसरा है कि पश्चगतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। द लेटर इज प्लेस्ड इन द क्लासरूम बाय द रॉकेट। नो। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा, नहीं, हो ही नहीं सकता। ग्रेविटेशनल कहां से एनर्जी करेगा? कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी प्रकार की, सही बात है, यदि कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी आपका उपग्रह है, वो कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है तो उसके लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की जरूरी नहीं होती है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में जब वो अपने सराउंडिंग घूमता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उसे किसी प्रकार की ऊर्जा की जरूरी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका, शॉर्ट ने किए गए उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं जिसे किसी डेटाबेस को तत्काल अपडेट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? What is an uncertified transaction that can be used to update a database immediately? ये क्वेश्चन कंप्यूटर का दिया है बेटा, पर कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे इसको कि उसके लिए क्या काम में लिया जाता है। तो इसके लिए डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस यूज में लिया जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वाटर? क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोनाइजेशन, जल योजन, हाइड्रेशन, जल अपघटन, उपयुक्त। देखो, जल द्वारा बाय वाटर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को, केमिकल डिकम्पोजिशन को, तो जल टूटे या जल किसी को तोड़े तो उसको हाइड्रोलाइसिस या उसको जल अपघटन कहा जाता है। ठीक है, वाटर का नाम जहां भी आ जाए वो हाइड्रोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर? कौन सा नहीं है भाई इसमें से नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है, ये पूछा। देखो, अमोनियम सल्फेट, आप फॉर्मूले से पहचान जाओगे, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम, सॉरी Cl नहीं, क्लोराइड नहीं, सल्फेट दिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4SO4 की होल ट्वाइस। दूसरा है यूरिया, आपका दूसरा है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONS2। तो नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन आ रहा कि नहीं आ रहा? आजकल नाइट्रोजन को देखो कैसे लिखने लग गए हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी बनाने लग गए हैं कि NH2 की होल ट्वाइस CO। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4NO3- अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और सुपर फॉस्फेट जो है, सुपर फॉस्फेट मतलब नाइट्रोजन है ही नहीं, तो कौन सा नहीं होगा? इसका डी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट है CaCl2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। Ca मतलब कैल्शियम और ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोल दिया करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड बोल देते हैं। ठीक है, क्या दिया कि कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर यह देता है। कैल्शियम कार्बाइड गिव्स इट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। तो देखो, कैल्शियम कार्बाइड क्या कह रहा है कि जल के साथ रिएक्शन करने पर क्या देता है? सिंपल सी बात है ना? तो रिएक्शन करवाते हैं, देखो इसकी कैसे होता है ये।
इन दोनों को निकाल करके एक जगह रख दो और इन दोनों को एक जगह रख दो। तो इन दोनों को एक जगह रखूं तो C2H2 आएगा ना, और इसको यदि सही से मैं अरेंज करके रखूं तो ये इस तरह लिखा जाता है। और आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है? एसिटिलीन का। किसका फॉर्मूला बेटा? एसिटिलीन का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। एसाइटिलीन बोल देते हो ना आप इंग्लिश में, एसिटिलीन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। बचा क्या आगे? CaO बच गया। क्या पूछा है कि जल से उपचारित करने पर क्या देता है? गिव्स इट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। तो क्या देता है? ऑप्शन में दिया हुआ है एसिटिलीन, बिल्कुल देता है ये, ठीक है। रिएक्शन से आप इन चीजों को समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करने पर प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द एनिमल्स इंटरेक्टिंग इन ए सर्टेन एरिया? उसको क्या कहा जाता है? किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? जनसंख्या, पॉपुलेशन, जीवोम, बायोम, समुदाय, कम्युनिटी, क्या कहा जाता है इनको? जाति, कास्ट, किस नाम से इसको जाना जाता है? एनिमल्स एंड एनिमल्स। ये हमेशा देखो, एनिमल नाम आते ही किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। इससे समझो आप, किस में आता है? बायोलॉजी में। तो बायोम, लॉजी यानी तो स्टडी, लॉजी यानी तो स्टडी, और बायोम का मतलब होता है एनिमल्स। क्या मतलब होता है? एनिमल्स होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? जीवोम, बायोम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल एडिबल ऑयल फॉर द हार्ट? किसका होता है? आप सब जानते हो कि कौन सा होगा? ऑलिव ऑयल होगा। बिना फैट के जो होता है ना, वो वाला होता है ऑलिव ऑयल, जिसको जैतून का तेल बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए, जैसे ए पॉजिटिव वाला होता है, आपको पता है ए पॉजिटिव ही देते हैं उसको, मान लो कोई बी नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल बी नेगेटिव ही चढ़ाया जाता है। इवन और कोई ब्लड ग्रुप की तो बात ही नहीं करे, ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव थोड़ा ना चढ़ा देते हैं, बी नेगेटिव को बी पॉजिटिव थोड़ा ना चढ़ा देते हैं, नहीं ना। तो क्या कह रहा है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है? इफ द पर्सन इज गिवन द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट? क्या होगा? सभी धमनियां संकुचित? नहीं, धमनियों का क्या मतलब है? धमनियों का विस्तारण, आर्टरीज एक्सपेंड नहीं, तिल्ली लिम्फोसाइट नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आरबीसी का सिंथेसाइज्ड हो जाएंगी, आरबीसी का संश्लेषण हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रभाव मतलब किस पर पड़ेगा? आप सब जानते हो कि ब्लड का निर्माण आरबीसी, तो गलत प्रकार का गलत चढ़ाया जाएगा तो किसको प्रभावित करेगा? किसको इफेक्ट करेगा? आरबीसी को इफेक्ट करेगा। साइंस की जो सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। तो ये इस तरह क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका पावर माइंड यूट्यूब चैनल पर, पावर माइंड ऑनलाइन ऐप पर। तो मैं दिलीप सिंह आप लोगों को आज जो है रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जीके के, वो मैं डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऐसे हम काफ़ी ज़्यादा श्रृंखला लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है निश्चित हो सके। तो इस पावर माइंड की मुहिम में आप सबका साथ जो है वो हमें चाहिए। तो करिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किस संस्था ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या भारतीय रिजर्व बैंक? तो बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर किस संस्था ने रोक लगा दी है? तो बेटा वो संस्था है आपके वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक जो है 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। साथ एक बना था वो था आईएमएफ। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, ब्रेटन वुड्स समिट की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसमें, साइंस का सवाल है, आगे देखते हैं जीके के लिए। हाँ, किस राज्य ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड केटली फिश एज द स्टेट फिश? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या सिक्किम? तो राइट आंसर है बेटा सिक्किम। सिक्किम जो है, सिक्किम का आप जब मैप देखते हो बेटा, तो देखिए इधर तो नेपाल है
और फिर बीच में क्या है, सिक्किम, और यहाँ पे भूटान। तो यह है आपका सिक्किम। ओके, और यहां क्या है, नेपाल है, यहां क्या है, भूटान है, और ऊपर क्या है, चाइना। इसलिए इसको संरक्षित राज्य कहा जाता है, संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि 3 तरफ से देशों से घिरा हुआ है ये। चले नेक्स्ट लेते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है आपका, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? बताएं भाई। पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, यासीन मर्चेंट या आलोक कुमार? किसे जीता है बेटा? पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, अदरवाइज यासीन मर्चेंट या आलोक कुमार? तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आंसर? बताएं सब लोग, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? जी हां, तो आंसर होगा बेटा पंकज आडवाणी। ठीक है, चलें अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के 17वें या 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा, आर राजा ऋतिक, एनवीएस रामराजू या मोहित सिंह सूरी? 17वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बेटा वो बने हैं आपके आर राजा ऋतिक। कौन बने हैं? आर राजा ऋतिक बने हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 कब मनाया जाता है? 18 सितंबर, 19 को, 20 को या 21 को? लाल पांडा दिवस जो है कब मनाया जाता है बेटा? देखो ये जो मेन मनाते हैं वो है 17 सितंबर, लेकिन ऑर्गेनाइज किया था 18 को, तो क्या अगस्त में 18 सितंबर। ठीक है ना, 2021 यानी कंजर्वेशन के लिए बनाया गया ही। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं बेटा, घर घर न्याय दिलाने के लिए एकल पहल ड्राइव नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि सबको क्या मिले, न्याय मिले, इसके लिए एक योजना चली है एकल पहल ड्राइव। किसकी योजना है ये? स्वास्थ्य मंत्रालय की, कानून और न्याय मंत्रालय की, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय की या पर्यावरण मंत्रालय की? तो बताए बेटा ये किसकी योजना है? तो ये है बेटा कानून और न्याय मंत्रालय की योजना, ताकि हर व्यक्ति को जो है, जो न्याय है, जो कानून की जानकारी वो मिल सके, इसलिए योजना चलाई गई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा या यमुना? देखिए सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी है। फर्स्ट पे गोदावरी, सेकंड पे कृष्णा, और थर्ड पे जो है वो है नर्मदा। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसे बेटा वृद्ध गंगा कहा जाता है या इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 19 सितंबर को भारत पाक युद्ध में विजय के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न में भारत सेना ने किस शहर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया? देखिए स्वर्णिम विजय वर्ष क्यों मनाया? क्योंकि 1971 में ओके हमने क्या है, हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, है ना, और पाकिस्तान को हराया था। तो उसके लिए क्या होना है, स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया। वो कहां मनाया? वो जयपुर में मनाया था बेटा। कहां मनाया था? जयपुर में। अब तक जो है इंडिया कितने युद्ध लड़ चुका है? एक तो 1962 भारत चीन, 65 भारत पाक, ओके, 71 भारत पाक, और 99 कारगिल। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 में, 49 में, 42 में या 53 में? बताएं भाई। हां, तो ये हुआ था ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था?
बताओ 46 से कब तक हुआ? 1748 तक चला था ये। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सौर मंडल के ग्रह के रूप में यूरेनस की पहचान किसने की है? बताइए, यूरेनस की पहचान किसने की है? ओके, हाँ, जो ग्रह है यूरेनस, उसकी पहचान किसने की थी भाई? बताएं फटाफट से। हाँ भाई देखो, इस समय हमारे जो सौरमंडल है उसमें कितने? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। और प्लूटो जो है इसको अब बोना ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बोना ग्रह। इसे अगस्त 2006 के प्राग सम्मेलन में ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या बेटा? विलियम हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत में टोकन मुद्रा लागू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, जहांगीर शाह या बहादुर शाह? तो किसने की थी बेटा ये योजना लागू? इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका जो निकनेम था वो उलुग खां भी था। क्या था इसका निकनेम? उलुग खां था ये। हाँ, इसने जो टकसाल प्रणाली भी स्टार्ट की थी, ओके, हाँ, और इसने जो है दोकानी नामक, क्या बेटा? दोकानी नामक सिक्का भी चलाया था। चले नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा? उपराष्ट्रपति पद किस आर्टिकल में है? देखिए, उपराष्ट्रपति पद जो है बेटा आर्टिकल 63 में है। किसमें? 63 में। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का, किसका बेटा? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, क्लियर? अभी कौन है बेटा? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन संबंधित है? क्योंकि शक्ति का विभाजन जो है वो 7वीं अनुसूची में बेटा, किसमें? 7वीं में। यहां पर 3 सूचियां हैं 7वीं में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, और इस पर दोनों ही कानून बनाते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में, और वही वर्तमान में जो है भारत संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? फेसबुक इंडिया की बात कर रहा है, तो फेसबुक इंडिया के जो इंडिया में है उसके पब्लिक पॉलिसी जो डायरेक्टर हैं वो किससे नियुक्त किया गया है भाई? बताएं जल्दी से। कौन है बेटा? तो राजीव अग्रवाल नियुक्त हुए हैं। कौन हुए? राजीव अग्रवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अमेरिका के कैटलीना चैनल को पार करने वाला पहला एशियाई तैराक कौन सा है? बताइए, अमेरिका के कैटलीना चैनल को पार करने वाला तैराक कौन सा है बेटा? पैरा। ठीक है, तो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया है, ये एमपी के हैं बेटा। कहाँ के? एमपी के। और ये पैरा एथलीट है। और जो ये कैटलीना चैनल है ये यूएसए की बॉर्डर पर है। ओके, बहुत छोटा है वैसे। नेक्स्ट है, हिमचीता की आबादी कहां पाई जाती है? तो हिमचीता कहां पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सिक्किम में। ओके, चलिए, आईपीसीसी किसका सूचक है? ओके, तो जो ये क्लाइमेट चेंज लिया जाता है, किसके बेटा? क्लाइमेट चेंज के लिए होता है आईपीसीसी। आईसीसी मत पढ़ना, आईपीसीसी है। ओके, हाँ, तो ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी की धाराएं भी होती है और वो अलग चीज है, और ये क्लाइमेट चेंज के लिए है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए है? तो पंचायतें जो है बेटा 11वीं अनुसूची में है। ओके, और 12वीं में क्या है? नगर पालिका। ओके,
तो 243 आर्टिकल है बेटा, किसमें? आर्टिकल 243 में ही है, पंचायत और नगर पालिका। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप हुई है? कौन सी लोकसभा थी? तो तेलंगाना में आता बेटा 2 जून 2014 को। कब बना? 2 जून 2014 को। और 2014 से 2019 तक कौन सी थी? 16वीं लोकसभा थी। अभी कौन सी? 17वीं लोकसभा है, लेकिन उससे पहले बन गया, तो आंसर कौन सा आएगा? 15वीं लोकसभा। कौन सा आएगा बेटा? 15वीं लोकसभा। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था अनकेटेड ने 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? बताइए। हाँ, जो ये यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट की है पूरा फुल फॉर्म इसका, तो इसने कितना अनुमान लगाया भारत की जीडीपी का? तो बेटा 7.2 लगाया। कितना लगाया? 7.2। हर संस्था जो अनुमान लगाती है इसमें। चले, नेक्स्ट है, उस पहले रॉकेट का नाम बताइए जो चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्प की एक इकाई द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया बेटा स्मार्ट ड्रैगन। और क्या गया? स्मार्ट ड्रैगन, यानी व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और चाइना का है। किसका है? चाइना द्वारा। चलें, नेक्स्ट सवाल है, आईसीएमआर किसका संक्षिप्त नाम है? आप देखो जब कोविड आया था तो आईसीएमआर की रिपोर्ट जो है काफी ज्यादा फेमस हो रही थी। आईसीएमआर की रिपोर्ट जो है काफी ज्यादा मानी जा रही थी। तो आईसीएमआर क्या है? ओके, कोविड के टाइम बहुत ज्यादा जो है इसकी रिपोर्ट्स मानी जा रही, इसकी रिपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा था। तो क्या बेटा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, ये है आपका आईसीएमआर। नेक्स्ट देखते हैं, रबड़ किसका उत्पादक है? रेशे का, लेटेक्स का, राल का या गोदो? लेटेक्स का उत्पादन है। किसका है? लेटेक्स का। रबड़ इससे बनता है। रबड़ शीट, पेड़ होता है, उसे तो कट लगाते हैं, वहां से लिक्विड आता है, फिर उससे रबड़ बनता है, तो रबड़ शीट है वो। नेक्स्ट सवाल है, किसे प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इंसा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताएं भाई, किसे चुना गया है? ओके, चंद्रिमा शाह, देविका लाल, सुब्रमण्यम, कविता देसाई। सिर्फ चुना बेटा चंद्रिमा शाह को चुना गया है। किसे? चंद्रिमा शाह को। नेक्स्ट, स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी खाता है इंडिया में, किसने लिखी है? साई मॉन्टेगोमरी ने। किसने बेटा? साई मॉन्टेगोमरी लिखी है बुक। नेक्स्ट सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किससे लिखा है? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी की है। किसकी बेटा? नरेंद्र मोदी लिखा है। तो काफी पूछी गई एग्जाम में ये पुस्तक काफी आती है एग्जाम में, तो ध्यान से करना इनका ना। नेक्स्ट है, नवदा टोली जगह है, उसका उत्खनन क्योंकि सभ्यता के रूप में है। ओके, तो इसका उत्खनन किसने किया है? के वाजपेयी, वीएस कांकवड़ ने। बताइए फटाफट से। हाँ, एसडी सांकलिया, मार्टिमर व्हीलर ने। किसी एस सांकल ने किया है। ये जो है ये नर्मदा नदी किनारे है। कहां पर है बेटा? एमपी में। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर नामक पुस्तक लिखी है। रविशंकर ने, पवन शर्मा ने, रमेश यादव ने या आरपी मिश्रा ने? किसे लिखी है? तो ये बुक लिखी है पवन शर्मा ने। किसे लिखी है? पवन शर्मा ने। ये बुक्स आप साइड नोट कर लेना बेटा। ओके, नर्मदा टोली बता दिया। नर्मदा कहां है बेटा? ये एमपी में है। किस पर है? नर्मदा नदी के किनारे। हम पहले देख चुके हैं अभी। चलिए, कौन सा चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्याधर, जय शक्ति या डंग? विद्याधर जो चंदेल शासक था ये मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था भाई, ध्यान रखना। ओके, हाँ, इसकी उपाधि इसको चंद्र भी कहा जाता है। चंद्र और विदा इसकी उपाधि है। ठीक है, इसने खजुराहो में मंदिर बनवाए थे, खजुराहो गुफाओं में। नेक्स्ट है,
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध किसने स्थापित किए? तो पता है आपको 1498 में वास्को डी गामा जो भारत आया था, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो 1498 में आया था और कहां पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। और वो कौन था बेटा? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा क्या था बेटा? पुर्तगाली था। ओके, चलें। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से मतलब जाते उसके अंदर लिक्विड हो जाता है, तारों का ग्रसित है। अगर उसमें चले जाते तारों का जो है उनका लिक्विडेशन शुरू हो जाता है, द्रवीकरण शुरू होता है, तो सीमा कौन सी है? चंद्रशेखर सीमा है। कौन सी सीमा? वो चंद्रशेखर सीमा है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो वो एक्ट कौन सा है? एक्ट 1833, 1853, 1858, 1861। तो एक्ट है बेटा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसने सफर पहल शुरू की है? सफर पहल जो है ये प्रसूति महिलाओं के लिए होती है। किसके लिए बेटा? मातृत्व संरक्षण के लिए होती है ना? तो बताओ किसने शुरू की होगी? तो ये शुरू किया बेटा किसने? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए, अब आज का लास्ट सवाल है, रेलवे विश्वविद्यालय सबसे पहले कहां खुला है? तो गुजरात में। कहां खुला बेटा? गुजरात में खुला है। और इस समय भारत में 18 क्या है बेटा? रेलवे जोन है। सबसे नया जो है साउथ कोस्ट रेलवे है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं आपके। सब लोग पावरमेंट ज्वाइन करें। ओके, वहां पे से क्वेश्चंस आपको आज मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप इट अप। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।